नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम गैंग्रीन कहानी पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिस पर प्रश्न बनते हैं। ठीक, किसके द्वारा लिखित है? अज्ञे के द्वारा लिखित है। अज्ञे के संबंध में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम फिर से नहीं पढ़ेंगे, फिर से चीज़ें नहीं दोहराएंगे। आगे चलते हैं, पूरी तरह कहानी पर ही चलते हैं, केंद्रित रहेंगे कहानी पर। ठीक, गैंग्रीन और रोज़। गैंग्रीन क्या है? सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, गैंग्रीन कैसे होता है। तो गैंग्रीन है एक बीमारी, ठीक है। कांटा आदि चुभने से है बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में क्या होता है, तो मान लेते हैं पाँव में कांटा चुभ गया है तो उसको काट के फेंकना पड़ता है, ठीक, इस बीमारी में। और पहले जो है ये कहानी रोज़ नाम से लिखी गई थी। ध्यान में रखेंगे, रोज़ क्या होता है? रोज़ रोज़ जो हम चीज़ें बोलते हैं कि रोज़ रोज़ मतलब प्रतिदिन चीज़ें कर रहे हैं, ठीक। पहले रोज़ नाम से लिखी गई थी ये कहानी, बाद में चल के ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित होती है। और किसके द्वारा लिखित है? अज्ञे के द्वारा लिखित है। पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इनकी कहानियाँ सूक्ष्म मनोविश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियाँ मतलब किसके संबंध में बात हो रही है? यहाँ अज्ञे के संबंध में बात हो रही है, ठीक। उनकी कहानियों में अज्ञे की कहानियों में हमें क्या देखने को मिलता है? सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता, ठीक, और वैचारिक परिपक्वता हमें देखने को मिलेगी अज्ञे की कहानियों में, ठीक है। अज्ञे की कहानियों पर प्रमुखतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नज़र आता है। और ध्यान रख लेंगे वो कौन कौन सी विचारधारा है उनकी कहानियों पर। जो मैं कह रही हूँ दो विचारधाराओं का प्रभाव है, तो वह कौन कौन सा है? एक तो फ्रायड का है, ठीक है, और एक सार्त्र का है। एक फ्रायड और एक सार्त्र का है। फ्रायड का क्या था? फ्रायड का अधिकतर लोग जानते होंगे कि फ्रायड का है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, और सार्त्र का है अस्तित्ववाद, ठीक। तो अज्ञे पर इन दोनों विचारकों का, विद्वानों का प्रभाव है, फ्रायड और सार्त्र का, ठीक है। फ्रायड का क्या है? मनोविश्लेषणवाद। सार्त्र का क्या है? तो अस्तित्ववाद है। और इन दोनों का प्रभाव पड़ा है किस पर? अज्ञे पर। और उनकी कहानी, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि उन्होंने जो भी लिखा है उस पर हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान में रख लेंगे, पूछा जा सकता है कि अज्ञे पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं था। तो अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है फ्रायड और सार्त्र का था। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और सार्त्र का अस्तित्ववाद। इन दोनों विचारों से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों का केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है, ठीक है। व्यक्ति के किस पक्ष का प्रमुखता प्राप्त है? तो मानसिक पक्ष को प्रमुखता दी गई है, ठीक। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मर्म की खोज है। अधिकांश कहानियों का इनका प्रमुख स्वर क्या है? व्यक्ति के अंतर्मन की खोज, ठीक है। उसके अंतःकरण में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी खोज करता है, उसकी छानबीन करता है। किसकी कहानियाँ? तो अज्ञे की कहानियाँ, ठीक। शहरीकरण, मध्यवर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो गया है, किस तरह ऊब घुटन जैसे तत्वों उसके जीवन में सम्मिलित हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल है, ठीक। किसका? इसके अतिरिक्त भी इनकी एक कविता हमारे सिलेबस में लगी है, कलगी बाजरे की, ठीक। तो हम वहाँ देखेंगे कि उसमें वो किस ओर आकर्षित होते हैं? ग्रामीण परिवेश की ओर, ठीक। और हमेशा देखेंगे कि जो शहरी जीवन की यांत्रिकता है उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, वो उसे दूर भागते हैं, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई जा रही हैं कि जो शहरी जीवन है, ठीक, उसमें किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन जीने के लिए विवश हो गया है,
उसमें किस प्रकार की ऊब है, किस प्रकार का घुटन है, ये सभी तत्व हमें अज्ञे की कहानियों में देखने को मिलेगा। ठीक, और क्यों ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कुछ लोग बोले तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें जानना, क्योंकि जो हम कहानी पढ़ रहे हैं गैंग्रीन, उसकी एक नायिका जो है मालती, उसे भी देखेंगे कि हम ऊब में, घुटन में वो जीवन जी रही है। ठीक, और गैंग्रीन उन्होंने रखा कैसे, उसका पति जो है महेश्वर, जो गैंग्रीन का इलाज करता है, किंतु अपने घर में वो देख नहीं पा रहा है कि उसके घर में खुद एक गैंग्रीन अलग से पल रहा है। ठीक, उसकी पत्नी देखेंगे कि हर घंटे में बोलती है कि जब घड़ी टन टन बजती है, बोलती है कि 3 बज गए, 4 बज गए, इस तरह से। ठीक, तो उसे घर में ही गैंग्रीन पल रहा है, लेकिन उसे वो नहीं दिख रहा है उसके पति को। क्यों? क्योंकि वो अपने यही अन्य कार्य में ही व्यस्त है। वो अपने घर में रहता है, घर में खाने को आता है, फिर वो चला जाता है अपने चैम्बर में, वहीं पर उतने तक में उसका जीवन सीमित हो गया है। ठीक, और मालती को हम देखेंगे कि जो लड़की विवाह के पूर्व कैसी थी, इसमें दोनों चित्रण है मालती का। ठीक है, मालती जो विवाह के पूर्व कैसी थी और विवाह के बाद कैसी हो गई है, इसका भी चित्रण हमें मिलेगा। अज्ञे की कहानियों में पर्याप्त वैविध्यता भी देखी जा सकती है। अज्ञे की कहानी में पर्याप्त वैविध्यता से क्या मतलब है? अज्ञे की कहानी में वैविध्यता से मतलब है कि अधिकांश लोग को जानकारी होगी कि अज्ञे केवल एक लेखक नहीं थे, वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ता था। जो हम कहानी पढ़ रहे हैं गैंग्रीन, वो किस में संकलित है? विपथगा में संकलित है। ठीक है, और वो विपथगा जो कहानी है उन्होंने, या फिर रोज़ कहानी है, उन्होंने लिखा कहाँ है? तो जेल में लिखा है। ठीक, तो क्रांतिकारी भी थे। इसके अलावा बहुत से दिनमान, प्रतीक आदि पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। ठीक, तो वो संपादक भी रहे हैं। तो बहुत से उनमें केवल लेखक का ही व्यक्तित्व नहीं झलकता है, एक तरह से सभी चीज़ें वो साथ लेकर चलते थे। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि उनके लेखन में पर्याप्त वैविध्यता देखने को मिलती है। जयदोल तथा पठार का धीरज जैसी कहानियों में फ्रायड के प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखते हैं। ध्यान में रख लेंगे, उनकी जो कहानी है जयदोल, ठीक, और पठार का धीरज, उसमें हमें क्या मिलता है? तो उसमें हमें मिलता है फ्रायड का प्रभाव और फ्रायड का रोमांस और यौन चेतना का चित्रण हमें देखने को मिलता है। फ्रायड का कौन सा उन्होंने क्या दिया था? तो फ्रायड का है मनोविश्लेषणवाद, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो पाश्चात्य के विशेष रूप से 2 विचारधाराओं से प्रभावित है। एक फ्रायड है और एक सार्त्र है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से और सार्त्र के अस्तित्ववाद से। तो जयदोल और पठार का धीरज में हमें रोमांस देखने को मिलेगा, यौन चेतना देखने को मिलेगा। ठीक, मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन की सूक्ष्मता का विश्लेषण है। ठीक, कौन सी कहानी? मेजर चौधरी की वापसी। इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है ये कहानी। परंपरा संग्रह की कहानियों में मध्यम वर्ग की सामाजिक पक्ष को चित्रण है। परंपरा जो उनका कहानी है वो, उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? मध्यम वर्ग की सामाजिक पक्षों का चित्रण। ठीक, पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के विषय को आधार बनाया गया है। पुलिस की सीटी जो कहानी है उसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को आधार हमें बनाया हुआ दिखता है। कौन सी कहानी? पुलिस की सीटी। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हारीति, अकलंक, द्रोही, विपथगा, ये सभी किसका समर्थन करती है? क्रांति के समर्थन में दिखती है। ठीक है, कौन कौन सी? ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि विपथगा में ही संकलित है गैंग्रीन। तो विपथगा कहानी जो है, कहानी संग्रह जो है, किसका समर्थन करते दिखती है? ये विपथगा कहानी, हारीति, अकलंक, द्रोही, ये सभी हमें क्रांति का समर्थन करते हुए दिखती है। इसके अलावा मिलन छाया
एक घंटे में कैसाड का अभिशाप, दरोगा, आमीचंद, पगोड़ा वृक्ष आदि कहानियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों को अंकित किया गया है। ठीक, ये सभी जो उनकी प्रमुख कहानियों में। अपने रोमानी रुझान के कारण अज्ञे का मन सबसे अधिक, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने रोमानी रुझान के कारण अज्ञे का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों के अंकन में रमता है। इस दृष्टि से अमर वल्लरी और हरसिंगार की कहानियाँ उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमर वल्लरी और हरसिंगार की कहानियों में क्या दिखेगा हमें? अज्ञे का जो रोमानी रुझान है वो देखने को मिलेगा। अज्ञे की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह देखे जा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी है? जिजीविषा और चिड़ियाघर। ठीक, इसमें क्या है? मानवीय और प्रगतिशील तत्वों की स्वीकार्यता का आग्रह। अज्ञे की शुरुआती दौर की कहानियां स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लैस हैं। कौन से? शुरुआती दौर की कहानियां। ठीक, किंतु गैंग्रीन और पठार का धीरज आदि कहानियां रोमांच से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये गैंग्रीन लगा हुआ है तो हमें इसके संबंध में A to Z जानकारी रखना ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो पठार का धीरज और गैंग्रीन, ये जो कहानी है रोमांच से मुक्त है और किस पर आधारित है? एक नए यथार्थ पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा रोज बाद में यह कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। पहले मैंने बताया कि पहले गैंग्रीन कहानी का नाम क्या था? रोज। ठीक, बाद में यह किस नाम से प्रकाशित हुई? तो बाद में यह गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। गैंग्रीन इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। सर्वाधिक चर्चित कहानी अज्ञे की कौन सी मानी जाती है? गैंग्रीन। इसमें मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रसता और ऊब का चित्रण किया गया है। किसके माध्यम से? मालती के माध्यम से। और क्या चित्रित है? दाम्पत्य जीवन की एक रसता और ऊब का चित्रण हमें मिलेगा गैंग्रीन कहानी में। रोज, जो कि गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई बाद में, निम्न मध्यम वर्ग जीवन को दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग में दाम्पत्य जीवन के नीरस, बुझे, सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञे को अद्भुत सफलता मिली है। किसने कहा है? ये गोपाल राय का कथन है। ठीक है, कि इसमें निम्न मध्यम वर्ग का जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किस प्रकार नीरसता व्याप्त है, रसहीनता है जीवन में, उसका चित्रण करने में बहुत सफलता, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। किसे? अज्ञे को। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसने कहा है? ये गोपाल राय ने कहा है। पूछा जाता है हर बार कथन। इसके अलावा अज्ञे की कुछ कुछ कहानियाँ, कहानी संग्रह प्रमुख है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो कहानी संग्रह में कौन कौन से कहानी संग्रह हैं? एक नंबर या फिर पहला तो वही विपथगा, जिसका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेंगे, प्रकाशन वर्ष सारे जितने भी कहानी संग्रह है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। 1937 है विपथगा का प्रकाशन वर्ष। और विपथगा क्या? विपथगा जो है कहानी संग्रह है और उसी में संकलित है गैंग्रीन कहानी। इसके अलावा परंपरा, ठीक, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। उसके बाद आता है हमारा कोठरी की बात। कोठरी की बात, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945। फिर हमारा आता है अमर वल्लरी। सभी जो भी कहानी संग्रह हैं उसको याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अमर वल्लरी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945। 5वां नंबर है हमारा
शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है। जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष है 1948। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। विपथगा तो अब ध्यान में रखेंगे ही, उसके बाद शरणार्थी भी पूछा गया है, किसके कहानी संग्रह है, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। 48 में प्रकाशित है। इसके अलावा है जयदोल, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1951। अन्य है ये तेरे प्रतिरूप, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961, ठीक। ये सभी इनकी कहानी संग्रह हैं और इनको ध्यान में रख लीजिएगा और क्रम से ही ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने कहानी पर। गैंग्रीन, जो कि यज्ञ द्वारा लिखित है, और ये ध्यान रखेंगे ये समर्पित किसको है? तो ये समर्पित है बिंदु को। अब ये पता नहीं है बिंदु कौन है, कोई महिला है कि कोई उनकी कोई मित्र है, महिला मित्र है, ये इसके संबंध में जानकारी नहीं है। बस ध्यान रखेंगे बिंदु को समर्पित है ये कहानी, ठीक है। और कहाँ लिखा हुआ है इन्होंने? जैसे कि मैंने बताया कि विपथगा की कहानियों में अधिकांश कहानियाँ जेल में लिखी गई हैं। तो ये किस जेल में लिखी गई है? डलहौजी जेल में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। डलहौजी जेल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। डलहौजी जेल में लिखा हुआ है ये गैंग्रीन कहानी। और इन्होंने ये कहानी लिखा कब था? 1931 में, ठीक। लेकिन अभी बहुत से लोग बोलेंगे अभी तो आपने बताया कि विपथगा का प्रकाशन वर्ष 1937 है। तो इन्होंने कहानी लिखा 1931 को है, और किस शीर्षक से लिखा था? रोज शीर्षक से। किंतु बाद में जब विपथगा कहानी संग्रह प्रकाशित हुई, जिसमें गैंग्रीन संकलित हुआ, रोज संकलित हुआ, तो किस नाम से प्रकाशित हुआ? गैंग्रीन नाम से, ठीक। विपथगा जो कहानी संग्रह है जो 1937 में प्रकाशित हुआ है, उसमें विपथगा के अलावा और कौन सी कहानी संकलित है देख लेते हैं। विपथगा है दुख और तितलियां, पगोड़ा वृक्ष, मिलन, हर श्रृंगार, एकाकी तारा, हारीती, अमर वल्लरी, रोज, कड़ियाँ, अकलंक और शत्रु। ये सभी कहानियाँ जो है किसमें संकलित हैं? ध्यान में रख लेंगे, तो विपथगा कहानी में संकलित है। पहले संस्करण 1937 में रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण में 1990 में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ है। ध्यान में रखेंगे, पहले संस्करण में जो पहला संस्करण था विपथगा का 1937 का, उसमें किस नाम से प्रकाशित हुआ है? उसमें है रोज शीर्षक नाम से। किंतु 5वें संस्करण में गैंग्रीन बदल कब गया? तो विपथगा के प्रकाशन के 5वें संस्करण में, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 1990 में, उसमें किस नाम से प्रकाशित हुआ है? गैंग्रीन नाम से, ठीक है। कथासार क्या है? यह अज्ञे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का नयापन नहीं है। जीवन किस प्रकार है? एक रस है, ठीक, या फिर निरस है। रोज रोज एक ही चीज़ें, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या लिखा था? पहले रोज रखा था। रोज वो वही सारी चीज़ें मालती काम करती है, उसका पति रोज उसी प्रकार अपना दफ्तर चला जाता है, ठीक। तो वही कह रहे हैं लेखक कि किस प्रकार जो कहानी है, जो जीवन है, उसमें किसी भी प्रकार का नयापन नहीं है। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। क्या? ऐसा तो रोज होता है। जब अभी हम कहानी पढ़ेंगे पूरी तो उसमें देखेंगे कि ये जो वाक्य है बार बार आया हुआ है, ठीक। तो यह क्यों आया है? तो ये विडंबना को उजागर करने के लिए आया है, ठीक। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण? पहाड़ी गांव का परिवेश हमें देखने को मिलेगा। मैं शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है, ध्यान में रखेंगे। और किस शैली में लिखी है? मैं शैली में। और इसके साथ ही कहीं कहीं फ्लैशबैक भी हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा, ठीक। मध्यम वर्गीय मानसिकता का चित्रण करती हुई यह कहानी है।
यह एक चरित्र प्रधान कहानी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। किसकी? नारी जीवन की। पहले किस प्रकार जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तो मैं उसमें समझाते चलूँगी कैसे कैसे क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण हमें मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें जो नायिका है मालती, उसका लेखक ने एक जगह परिचय दिया है, वो विवाह से पूर्व किस प्रकार की थी, ठीक, और जैसे ही विवाह होता है वो किस प्रकार यांत्रिक जीवन, घुटन, नीरस उसका जीवन हो जाता है, उसका भी अंकन हमें देखने को मिलेगा। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एकरसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। ये एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो सभी चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। ये लेखक अतिथि के रूप में जाता है, या फिर कथावाचक जो है अतिथि के रूप में जाता है मालती से मिलने, और मालती से कथावाचक का संबंध क्या है? तो वो दूर का भाई है, ठीक। और कितने वर्ष बाद मिलने जाता है मालती से? 4 वर्ष बाद। और विवाह के उसको कितने वर्ष हो गए हैं? 2 वर्ष हो गए हैं, ठीक है, 2 वर्ष बाद। लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी शाप की छाया है जो उसे वश में कर लेगी। किसे लगता है? कथावाचक को लगता है। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण है, ठीक। कौन कौन से पात्र हैं? मालती जो कि प्रमुख पात्र है। लेखक की दूर के रिश्तेदार में क्या लगती है? बहन लगती है या सखी लगती है, ठीक। ध्यान में रखेंगे, लेखक ने बहन के रूप में चित्रित किया है। मध्यम वर्गीय स्त्री का प्रतिनिधि करती है मालती। विवाह पूर्व स्वच्छंद चपल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। किसकी पत्नी है? महेश्वर की पत्नी है। ये ध्यान में रखेंगे, महेश्वर का नाम एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो क्या है? उसके पति का नाम महेश्वर है और टीटी की माँ है। टीटी कौन? तो मालती का बच्चा। अपने दूर के रिश्तेदार में बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। कौन? लेखक। कितने वर्ष बाद मिलने गया है? 4 वर्ष बाद। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों से वह चिंतित है। कौन? लेखक चिंतित है, ठीक। कथावाचक चिंतित है। अब कौन? महेश्वर। महेश्वर कौन? तो महेश्वर मालती का पति, ठीक। पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर, और ये क्या है? पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। टीटी का पिता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। कुछ नहीं है इसके जीवन में, आना, खाना, फिर सोना, फिर उसके बाद सुबह उठ के डिस्पेंसरी में चले जाना, इतने ही जीवन है मालती के पति महेश्वर का, ठीक। इसलिए कह रहे हैं लेखक कि एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। टीटी कौन? मालती और महेश्वर का पुत्र है। ध्यान में रख लेंगे, टीटी है उसका नाम, ठीक। तो हम चलते हैं अपनी पूरी कहानी पर। गैंग्रीन जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो पहले रोज था, जो विपत्तिका के 5वें संस्करण 1990 में इसका नाम उन्होंने क्या बदला था? गैंग्रीन बदला था 5वें संस्करण में, ठीक। कहाँ लिखा था? डलहौजी जेल में लिखा था। ये सब हम चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं पूरी कहानी पर। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा कथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। लेखक को क्या दिखता है? लेखक को मालती के घर में एक
शाप की छाया मंडराती हुई दिखती है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब आता है महेश्वर? किसके संबंध में यह बात हो रही है? महेश्वर के संबंध में और मालती के पति के संबंध में। कहाँ क्या करता है वो? पहाड़ी एरिया में है, पहाड़ी गांव में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। और कब आता है घर? 1:30-2 बजे आता है। कब गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप से तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टिकाकर एक थके हुए ऊह करके उठी और भीतर चली गई। मैं इसके जाते हुए दुर्बल शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया से इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरे दूर के रिश्तेदार में बहन है। क्या कहते हैं कथावाचक? मालती को बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। किंतु उनका संबंध उससे किस प्रकार रहा है? मित्रवत रहा है। ठीक, क्योंकि हमारा परंपरा संबंध साख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत से इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा साख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या छोटे बड़ेपन के बंधन में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 साल बाद उसे देखने आया हूँ। कितने वर्ष बाद आए हैं लेखक? 4 साल बाद। जब मैंने उसे इसके पूर्व देखा था तो वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं हुआ, वैसे टीटी कहते हैं। अभी उसने बच्चे का नाम रखा नहीं है, लेकिन कहते क्या है उसको? टीटी। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वासा सा होकर कहने लगा, हूँ, रोने लगा मतलब। ठीक। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष
विवाह के उससे कितने वर्ष हुए हैं, ध्यान में रखेंगे 2 वर्ष हुए हैं मालती के। ठीक, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते बातें भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन और जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ? यह हूँ प्रश्नवाचक था। यह हूँ कैसा था, प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को, ध्यान में रखेंगे ये पूछा गया है यहाँ से। ठीक, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा सफल ना हो रही हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृत में मानो मर गया है। उसने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा पर्याप्त बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तब किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई। मालती कहाँ चली गई? खाना तैयार करने चली गई आंगन में। और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषय के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर। वह एक, ध्यान में रखेंगे वह क्या है, वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितने बजे चले जाते हैं? सुबह के 7 बजे ही चले जाते हैं। ठीक, और 1:30-2 बजे लौटकर आते हैं। 7 बजे चला जाता है मालती का पति और आता कितना बजे है? 1:30-2 बजे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नियत वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताते हुए हैं। और इसीलिए और साथ ही उस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति ढाई, बहुत महत्वपूर्ण है,
पूछा गया है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को यही एक वाक्य है जो इस की क्या करता है, एक तरह से मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की तो शायद टांगे काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर से टीटी को खिलाता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 किवाड़े, 3 कड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। 3 कड़के, ठीक है, तो क्या कही कि 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय पर बात करना चाहती हो कहती हुई बोली, यह सब्जी वब्जी तो कुछ होता ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए। जो सब्जी साथ लाए हैं वह अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही ऐसा होता है। यही एक वाक्य है जो इस कहानी की विडंबना को प्रस्तुत करता है। ठीक, रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, शायद शाम के 7 बजे आए, तब बर्तन मजेंगे। चलो तुम 7 बजे तक तुम्हें छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैं जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिए कुछ नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया।
तुमसे मिलने आया था, और क्या करने। तो 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मुझे मानो वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसा, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लॉरी से? लॉरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठकर चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तन की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र सा स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इसमें मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वह 3 बजने वाले की बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीत रहा हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तक कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कहीं के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उसके साथ ही बिस्तर लेते हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथ से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देरी की। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिलते होंगे? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन में ही से सुन रही थी।
अब आ गई। बोली, हाँ केस बनते देरी लगती है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हाँ केस बनते देरी क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ेगी। यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाह काट आए, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ पहले तो दुनिया में कांटा ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं कि किसी को कांटा चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल है ना। परवाह है? क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था और एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह चलने और चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन लाएगा? अब से नीचे जाएंगे तो चारपाई ले जाएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और फिर कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बताकर कुछ बातें कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। अब वह उन्हें लेकर आंगन की ओर, रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिन की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारे सबसे बड़े सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भागना और स्कूल के कुछ दूर पर आम के बगीचे के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तो मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। उसके पिता ने क्या कहा था? 20 पेज रोज पढ़ा करो, क्योंकि मालती एकदम पढ़ती लिखती नहीं थी बचपन में। ठीक, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो।
नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली। पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उससे के 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती और खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उसने उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूं। तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब तो मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। किसने कहा था ये? मालती ने कहा था। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितने सीधे हो गई हैं, कितनी शांत और अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने लगी और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किसी किसी न्यूनता की मूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे, न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसी पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में भी कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी अधिक होंगे। 18 मील पैदल चलकर आए हैं। कितने मील पैदल चला है वो लेखक मालती के घर आने में? तो 18। किंतु उसके स्वर में मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज रहे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि गहरे विचार में नहीं, लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से उछल रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष। किसके वृक्ष? चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष का ही जिक्र उसमें भी है परिंदे कहानी में, ठीक। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान में चक्कर काट रहे थे वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों से भरे भाप में उठकर वातावरण में खोए जा रहे थे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशु ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुए जाती है और मेरे कहने पर भी कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही है
कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियमित गति से बह रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा और एक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसककर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही प्रतिक्रिया की गति में हो गया। क्या हुआ? बच्चा नीचे गिरा था पलंग से। ठीक। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। अब बच्चा भी गिर रहा है तो वह भी किस प्रकार गिर रहा है, उसमें भी एक रास्ता है, वह रोज ही गिर जाता है। एक छोटे क्षण के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व में विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकाला। माँ युवती माँ, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बातें कह रही हो, और यह भी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे पीछे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या ही है, और मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघने लगे। टीटी मालती से शरीर से चिपटकर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश की ओर देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारे को? तभी 11 बजे का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। ठीक। और यही कहानी समाप्त हो जाती है, जो कि मालती की किस प्रकार की स्थिति को बयां कर रही है, उसकी यंत्रवत स्थिति को। 3 बज गए, 4 बज गए, यहाँ तक कि 11 बज गए, तो वो हर घंटे को गिन रही है, और उसका यह एक तरह का रोज का ही काम है। ठीक। और वो किस प्रकार दाम्पत्य जीवन में एक रास्ता है, निरस्ता है, इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक। तो कैसी लगी कहानी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय।